कैंसर के मरीज को मर्ज के दौरान कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए? कैंसर को मारने के चक्कर में मरीजों को भूखा मार देते हैं। मल्टीविटामिन हो गए और इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा लोग जो है ना मरीजों को देते हैं। तो क्या ऑन्कोलॉजिस्ट की हिदायत के बगैर ये चीज़ मरीज को देनी चाहिए? बिल्कुल गलत है, क्योंकि मरीज का वजन जो है ना वो बहुत तेजी से गिरता है और मरीज को खाना भी नहीं ठीक खा रहा होता, तो फिर वो ऐसी कौन सी चीज खाए जो उसको थोड़ी खाए मगर उसको ताकत भरपूर मिल जाए। अगर छोटा सा मिनी डाइट प्लान बना दे खास तौर पर खून के मरीजों के लिए और फेफड़ों के लिए और मैदे के मरीजों के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट बहुत अहम होने वाली है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं कि कैंसर के मरीज को मर्ज के दौरान कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आम तौर पे आजकल जो है ना बहुत ये चीज़ पाई जाती है कि चीनी से जो है यानी कि शुगर से जो है वो कैंसर हो रहा है, यानी कि अगर चीनी को छोड़ दिया जाए तो कैंसर खत्म हो जाएगा। तो अगर मरीज इस चीनी ही छोड़ दे तो फिर उसको तवानाई कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल सही कहा। वो लोग कैंसर को मारने के चक्कर में मरीजों को भूखा मार देते हैं। देखिए, जब आप पेशेंट को बैलेंस डाइट नहीं देंगे, उसके डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर और चिकनाई मुनासिब मिकदार में नहीं होगा तो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो इसलिए आपने सफ़ेद चीनी जिसे वाइट शुगर कहते हैं वो तो वैसे भी नुकसानदेह, हमें पता है कि उसका इस्तेमाल अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो हमें अपनी डाइट में से वाइट शुगर और ये कोल्ड ड्रिंक्स तो निकाल देनी चाहिए, वो वाकई अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमें कुदरती मिठास जिसे कहते हैं, जैसे गुड़ शक्कर है, दैट इज नेचुरल शुगर है, उसको इस्तेमाल करें। और फल और फ्रूट्स के अंदर शुगर मिल जाती है। अपना शुगर लेवल तो आपने मेंटेन करना है। तो हम जो बुरी शुगर है जिसे चीनी कहते हैं उससे छुटकारा हासिल कर लें, लेकिन अपने जिस्म के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन तो हमने करना है। तो उसके लिए हमने जो नेचुरल सैचुरेटेड जिसे कहते हैं फैट्स और सैचुरेटेड जो मिठास है, कार्बोहाइड्रेट, उस सूरत में हम इसे ले सकते हैं जिससे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सही सही। डॉक्टर साहब, आजकल ना आमतौर पे ऑनलाइन भी और बाजारों में बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन हो गए और इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा लोग जो है ना मरीजों को देते हैं। तो क्या ऑन्कोलॉजिस्ट की हिदायत के बगैर ये चीज़ मरीज को देनी चाहिए? बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप ये देखें कि आमतौर पे लोगों का ख्याल होता है कि हम कीमोथेरेपी के दौरान अगर हाई डोज में एंटीऑक्सीडेंट और इस तरह के विटामिन्स लेंगे तो हमें कमज़ोरी नहीं होगी, जबकि गलत बात है। समटाइम्स ये दवाइयाँ भी नुकसानदेह साबित होती हैं और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनकी हाई डोज लेने से वो कैंसर सेल्स को भी बाज़ औक़ात कीमो से बचा जाते हैं। अच्छा। तो हमें देखना पड़ता है कि किस पेशेंट को कौन सी एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन्स की ज़रूरत है। तो हम डिफरेंट लोगों को डिफरेंट विटामिन्स की जो है प्रेस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं। और हमें अगर इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है तो हमें नेचुरल फूड में इन चीज़ों को ढूंढना चाहिए। जैसे कि हम पहले भी प्रोग्राम्स में बता चुके हैं कि सिट्रस फूड, जो खट्टा मीठा फ्रूट होता है या कोई भी ऐसी डाइट में चीज़ मिलती है, उसके अंदर विटामिन सी, कैल्शियम बहुत अच्छी मिकदार में, आप वो यूज़ कर लें। सैलड्स वगैरह के अंदर ये मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, हम उनको यूज़ कर लें। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल हम हाई डोज में टैबलेट की सूरत में जो लेते हैं वो इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं लेनी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि अपने ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर के जो डॉक्टर है उससे पूछकर उसकी हिदायत के मुताबिक विटामिन्स या एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करें, क्योंकि हम डिफरेंट लोगों को डिफरेंट विटामिन्स बता रहे होते हैं। जैसे कुछ लोग हैं उनको कैल्शियम हमने नहीं देना, उनकी बॉडी में पहले ही कैल्शियम ज़्यादा है कैंसर की वजह से। अगर हम उनको कैल्शियम की डोज ज़्यादा देंगे तो वो और बढ़ जाएगी। तो ऑलरेडी कैंसर ने कैल्शियम इतनी ज़्यादा की हुई है तो हमारी कैल्शियम से उसकी गुर्दों के अंदर पथरी बनने का खतरा हो सकता है। तो इसलिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड जैसा कहा जाता है। तो जब हम इन चीज़ों को भी ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो नो डाउट ये हमें नुकसान दे सकती है। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा, दूसरी साइड पे देखा जाता है कि मरीज का वजन जो है ना वो बहुत तेजी से गिरता है और मरीज खाना भी नहीं ठीक खा रहा होता, तो फिर वो ऐसी कौन सी चीज़ खाए जो उसको थोड़ी खाए मगर उसको ताकत भरपूर मिल जाए? देखिए, इसे फूड फोर्टिफिकेशन कहेंगे, यानी कि कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ करना कि हम खाना कम खाएं लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाए। तो इस सिलसिले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके कम मिकदार में अपनी कैलोरीज को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, जब पेशेंट का वजन कम होता है तो उसकी मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस्म लटकता है, आपने देखा होगा पट्टे लटकना शुरू हो जाते हैं। उन पेशेंट्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम उनको बहुत ज़्यादा मिकदार में गोश्त खाने के लिए कह देंगे तो वो गोश्त उनके गुर्दों पे, जिगर पे असरअंदाज कर सकता है अगर ज़्यादा मिकदार में लेंगे। मुनासिब मिकदार में तो कोई मसला नहीं। तो फिर हमें कुछ ऐसी प्रोटीन सप्लीमेंट्स उनको देने पड़ेंगे जो लेगा वो कम मिकदार में, लेकिन उसकी डेली की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की पूरी हो जाएगी। इसी तरह आप कह सकते हैं कि जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर हाई कैलोरीज होती हैं। समटाइम हम अपने पेशेंट को चॉकलेट खाने का कह देते हैं। हम समझते हैं कि ये इसकी डाइट अच्छी नहीं
ये इसको इसको ये खाना इसको हजम नहीं हो रहा, तो वो एक अगर थोड़ी सी चॉकलेट खा लेगा तो उसके साथ उसकी कैलोरीज उसको बढ़ जाएंगी। इसी तरह बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं, जैसे आप कह लें दलिया है। जी जी दलिया बहुत अच्छी खुराक है सही। क्योंकि ये स्लो रिलीज कैलोरीज देता है। तो जब आप दलिया खाते हैं तो एक छोटी सी प्याली अगर आप दलिया खा लेते हैं तो आपको 4-5 घंटे भूख नहीं लगती। रीज़न ये कि वो स्लो रिलीज कर रहा होता है कैलोरीज, तो आपको परसिस्टेंट कई घंटों तक कैलोरीज आपको मिल रही होती हैं, भूख भी नहीं लगती और आपकी कैलोरीज पूरी होती रहती है। तो इस तरह की कुछ हमें डाइट प्लान बनाने पड़ते हैं पेशेंट के हिसाब से कि प्रोटीन ज़्यादा उसे चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए या इसको फैट की ज़रूरत ज़्यादा है। उसके मुताबिक हम उनको कुछ ऐसे डाइट प्लान देते हैं कि अगर वो नहीं खा पा रहा तो वो कम मिकदार में खाकर अपनी डेली कैलोरीज पूरी करता है। सही सही। डॉक्टर साहब, कैंसर का मरीज जब कीमो करवाता है तो कीमो से जो है उसके सेल्स टूटते हैं, तो उनकी मुरम्मत के लिए प्रोटीन हमें ज़रूरी होती है। मगर मरीज जो है वो गोश्त जब खा ही नहीं सकता, तो गोश्त के अलावा वो किन चीज़ों से जो है अपनी प्रोटीन पूरी करे फिर? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने अपने पेशेंट्स को गोश्त खाने से मना नहीं किया। ठीक है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारे मरीजों को मुख्तलिफ डॉक्टर जो हैं वो शुगर खाने से जैसे मना करते जी, हैं, जी। वैसे गोश्त भी बिल्कुल बंद कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, गोश्त जो है इस पेशेंट के लिए इतना अच्छा नहीं है क्योंकि वो हजम नहीं कर पाएगा और कुछ जगहों पर गोश्त उसके कुछ ऑर्गन्स के लिए नुकसानदेह है, लेकिन मुनासिब मिकदार में तो लेना है। लेकिन नो डाउट कि जो कि गोश्त खाया नहीं जा रहा या कम लिया जा रहा जी, है, जी। तो वहाँ पर हमारी प्रोटीन डाइट जो है पूरी कैसे की जाएगी। उसके लिए हमें अपने डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जो प्रोटीन पूरी करें। मिसाल के तौर पर आप अंडा खाएं, उबला हुआ अंडा ले लें। सफ़ेदी जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन हमारे कैंसर के पेशेंट को उसके अंदर जो जर्दी होती है वो मना नहीं है, क्योंकि उस जर्दी से उसकी फैट पूरी हो जाएगी। तो 1 या 2 अंडे उबले हुए अगर वो डेली सुबह खा लेता है तो मेरा ख्याल है कि उसकी प्रोटीन और फैट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और अंडा वैसे इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। सही। फिर आ जाते हैं कि गोश्त अगर हम नहीं खा सक रहे, हजम नहीं हो रहा, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब गोश्त खाता हूँ तो वो मेरा हजम नहीं होता, बहुत देर तक मेरा हाजमा ख़राब रहता है, तो आप दालों को इस्तेमाल कर लें। दालें और ग्रेन्स ही होते हैं जितने भी इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, उसे आप अपनी डाइट में शामिल कर लें, ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपकी प्रोटीन वहाँ से पूरी हो जाएगी। फिर इसके अलावा हम लोगों को सप्लीमेंट्स लिख के देते हैं, उन्हें कहते हैं कि दूध, पानी या जूस जिस चीज़ में मिला के वो ले लें। तो उस स्मूदीज़ के अंदर जो हम सप्लीमेंट डालेंगे पाउडर, वो सप्लीमेंट जो है उसकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। इस तरह करके हम पेशेंट को प्रोटीन, फैट उसकी पूरी कर सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब, ये बात तो आपकी ठीक है, मगर कीमो के दौरान जो है मरीज का जो जायका है ना वो बड़ा अजीब सा कड़वा और यूं कहने धात जैसा हुआ होता है, तो फिर वो क्या करे? बिल्कुल, पेशेंट बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब खाना खाते हैं तो उसका जायका नहीं आता, कड़वाहट बहुत होती है और मेटल की तरह जायका आता है। साफ ज़रा कि कीमोथेरेपी लगने से पेशेंट का स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, पेशेंट जो भी खाता है उसको लगता है जैसे मुंह के अंदर तेजाबियत सी आ रही है। ऐसी सूरत हाल में हम उसे एडवाइस करते हैं एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। देखिए, वाटर जो है ना वो वॉश कर देता है एरिया को, तेजाबियत को डाइल्यूट कर देगा। इसके अलावा दही का इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा है, तेजाबियत को कम करता है। अपने खाने के अंदर मिर्च मसाला कम कर दें। सही। अगर आपको उल्टी मतली ज़्यादा आ रही है तो कम मिकदार में हल्का फुल्का चटनी या दही के अंदर कुछ थोड़ा सा ऐसा बनाकर रायता इस्तेमाल कर सकते हैं जो थोड़ा सा जिसके अंदर खटास हो, वो आपकी वो जो मतली की जो फीलिंग है वो ख़त्म कर सकता है। ये देसी टोटके हैं लेकिन ये बहुत कारआमद है, इससे बहुत सारे आपके मामला हल हो जाते हैं। तो हम अपनी पेशेंट की मतली या उल्टी को ठीक करने के लिए थोड़ी खट्टी मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन भी लिख के दी जा सकती है। इसके अलावा मैदे की तेजाबियत के लिए जहाँ मेडिसिन हम प्रेस्क्राइब करते हैं वहाँ पर हम उन्हें कहते हैं कि आप गोश्त ना इस्तेमाल करें, आपको हज़म नहीं हो रहा, आप उसी जगह दही इस्तेमाल कर लें, खिचड़ी इस्तेमाल कर लें जिसके अंदर आप मिर्चें ना डालें, वो पेशेंट खाता है तो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। सही। और बाकी जो मैंने आपको पहले बताई है कि अपनी डाइट को इस तरह बना लें कि दही या पानी का इस्तेमाल या ऐसी चीज़ें जो कि तेजाबियत को कम करती हैं, उनके यूज़ करने से स्टमक के अंदर आप कह सकते हैं कि एसिडिटी कम होगी, तो नो डाउट कि पेशेंट की जो वो फीलिंग है धार जैसा जायका या फिर कड़वाहट है वो कम हो जाएगी। सही सही। डॉक्टर साहब, अक्सर मरीज को ना इतनी ज़्यादा मतली हो रही होती है कि किचन की खुशबू से भी जो है उसकी तबीयत ख़राब हो रही होती है, तो इस सूरत हाल में फिर मरीज को खाना कैसे दें? देखिए, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। पेशेंट तो यहाँ तक भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब हमें पता चलता है कि नेक्स्ट डे हमारी कीमो है तो हमारे एक दिन पहले वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, मतली शुरू हो जाती है। ये बेसिकली इसमें एक बड़ा फैक्टर तो साइकोलॉजी है कि पेशेंट की फीलिंग होती है, पेशेंट की सोच इतनी स्ट्रांग होती है इस मामले में
कि उसको इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों से उसका दिल ख़राब होता है, उसको मतली होती है। लेकिन नो डाउट कि ये जो स्मेल है ये बहुत बड़ा काम करती है। बाज़ औक़ात पेशेंट को परफ्यूम की स्मेल भी तंग करती है, उससे भी उनको वॉमिटिंग और मतली की शिकायत रहती है। तो इसमें फैमिली मेंबर्स को ख्याल रखना पड़ेगा। नो डाउट कि इन पेशेंट्स के लिए उन्हें अपने किचन की जो एनवायरनमेंट है उसे ऐसा हवादार रखना पड़ेगा कि वो कंसंट्रेटेड स्मेल ना हो, किचन की हवा जो है वो बाहर की तरफ निकले, घर के अंदर की तरफ ना आए, एग्जॉस्ट लगाएं ताकि जो किचन की स्मेल है वो घर के अंदर ना फैले, ताकि हमारे जो पेशेंट बेचारे कीमो लगवाकर इस फेज से गुजर रहे हैं उनको तबीयत ना ख़राब हो। बाकी उनको बताएं कि वो कोशिश करें कि घर के अंदर उनको अगर स्मेल आ रही है तो वो उन जगहों पर जाके बैठें जहाँ पर स्मेल कम है और अपने मुंह पे मास्क का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर लें जिसमें हम मेडिसिन भी लिखते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी खुशबू या ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिनसे उनको थोड़ा उनकी फीलिंग कम आ सकती है। सही सही। इसके अलावा इन पेशेंट्स को चाहिए, क्योंकि उनको मतली वगैरह होती है, वो खाना नहीं खा सकते, तो वो खुश्क जैसे बिस्किट है, रस्क है, वो अपने पास रखें, उनको थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें। इससे उनको मतली के अंदर जैसे उनका खाना छूट जाता है, तो खा ही नहीं पा रहे और स्मेल की वजह से दिल ख़राब हो रहा है। तो इस तरह की जो डाइट है जिसमें बिस्किट रस्क हमने बात की, ये अगर वो यूज़ करते रहेंगे उनकी डाइट भी पूरी होती रहेगी और वो इस फेज़ में से अपने आप को भूख से भी बचा लेंगे। डॉक्टर साहब, इस कंडीशन में ना मरीज के लिए पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है और दवाइयों का जहर निकालने के लिए पानी भी ज़रूरी है कि वो पानी पिए। तो फिर इसमें पानी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? पेशेंट जब पानी पीता है उसकी सबसे बड़ी कंप्लेन ये होती है कि डॉक्टर साहब जब पानी पीते हैं तो उसका जायका ऐसे होता है जैसे मेटालिक टेस्ट है, पानी पीना छोड़ देते हैं। और सादा पानी पीने से पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप सादा पानी ना पिए, पानी में कुछ मिला लें। जैसे हम उनसे पूछते हैं कि आपको गाढ़ा अगर कोई लिक्विड ले उससे वॉमिटिंग हो रही है या बिल्कुल क्लियर वाटर से वॉमिटिंग हो रही है। अगर पेशेंट को क्लियर वाटर से प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसे गाइड करते हैं कि आप स्मूदीज़ बना लें, मिल्क शेक, दूध सोडा, इस तरह की चीज़ें बना के पिए। देखिए उसमें उसको डाइट भी मिल रही है, कैलोरीज भी जा रही हैं और पेशेंट को जायका अच्छा होने की वजह से वो पीता रहेगा। हम उसे कहते हैं आप बना के रख लें और जब आपको दिल करे आप यूज़ कर लें। कुछ पेशेंट कहते हैं अगर आपको सादा पानी तंग कर रहा है तो आप शरबत बना लें, जूस बना के रख लें और वो थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। सारे दिन में उनकी कैलोरीज भी पूरी होती रहती है और इसके अंदर नेचुरल मिनरल्स और विटामिन्स भी आ जाते हैं और पेशेंट को पानी की कमी जो है वो भी नहीं हो पाती। तो इस तरह करके पेशेंट को हम गाइड कर देते हैं कि आप अपना पानी का इस्तेमाल इन तरह की चीज़ों के ज़रिए करके पूरा करते रहें, क्योंकि पानी अगर नहीं पिएगा पेशेंट तो डिहाइड्रेशन होगी। कीमोथेरेपी जब लगवा कर जाता है पेशेंट तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो कीमोथेरेपी की मेडिसिन जिस्म से कैसे निकले, किडनी से वॉश आउट कैसे हो, तो वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फिर पानी को डिफरेंट तरीक़ों से लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है और जो पेशेंट किसी सूरत भी पानी नहीं ले सकते फिर हम उनको ड्रिप्स का एडवाइस करते हैं कि वो ज़रूर पहले 3-4 दिन लगवाएं, ताकि जो गुर्दों में कीमोथेरेपी के स्लो रिलीज की वजह से नुकसान होने का खतरा है उससे बचाया जाए। यानी ये तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है ना, जो मरीज बिल्कुल ही नहीं ले रहा वो ड्रिप्स लेते हैं। डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी के दौरान जो है ना मरीज की कुव्वत मुदाफ़ियत भी काफ़ी कम हो चुकी होती है, तो ऐसी कौन सी आम सी चीज़ें हैं जो हम घरों में तो इस्तेमाल करते हैं मगर मरीज के लिए वो जानलेवा हो सकती हैं? ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी इम्यूनिटी कम होती है और उसको बहुत जल्दी खतरा होता है कि उसको इन्फेक्शन लग सकता है। सही। तो इसलिए खाने पीने के अंदर हमने बहुत एहतियात करनी होती है और उन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना है जिसकी वजह से पेट ख़राब हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे पहला फार्मूला तो ये है कि जो भी चीज़ खानी है वो पकी हुई हो, खाना है तो वो भी पका हुआ हो, सब्जी या फ्रूट लेना है तो वो भी पका हुआ हो। कच्चा गला हुआ फ्रूट सब्जी नहीं खानी। खाना खाना है तो बासी खाना ना हो, 2 दिन का पड़ा हुआ हो, सही। वो नहीं इस्तेमाल करना। ताज़ा खाना पका हुआ हो और मुकम्मल पका हुआ हो। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फ्रूट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर से हम छिलका नहीं उतार सकते, डायरेक्ट छिलके के साथ खाना पड़ता है, जिसमें अंगूर की मिसाल ले सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम उन पेशेंट को कहते हैं कि आप वो फ्रूट्स लें ही ना। अमरूद है, खजूर है, अंगूर है, इनके ऊपर से आप छिलका नहीं उतार सकते, आप ना लें, क्योंकि हम इनको धोते हैं तो बाज़ औक़ात इनके अंदर से जरासीम के कंप्लीटली साफ़ होने का अंदेशा होता है कि नहीं हो सकेंगे। लेकिन इसके मुकाबले में आप सेब खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, माल्टा खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं। ये तमाम वो फ्रूट्स की मिसालें हैं जिनके ऊपर से आप छिलका उतार सकते हैं। तो हर वो फ्रूट या सब्ज़ी जिनका छिलका उतर सकता है हमारे पेशेंट के लिए अच्छी है।
हर वो फ्रूट और सब्जी जिसके ऊपर से छिलका नहीं उतर सकता, धुलने के बाद अंदेशा है कि उसके अंदर जरासीम रह गए होंगे, ना खाएं। सब्जी, फ्रूट, अंडा जो भी खाना है पका हुआ। सही। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हर चीज को जो है अच्छे से पका कर खाएं। अच्छा, मरीज के लिए जो है ना 3 टाइम का खाना भी जो है बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर वो अपने औकात कार को कैसे एडजस्ट करें कि वो अपना खाना जो है वो प्रॉपर खा सकें? किसने कहा है कि हमारे पेशेंट ने 3 दफा खाना खाना है? पेशेंट की पहले डाइट प्लान डिस्टर्ब हुआ हुआ है, भूख उसको लग नहीं रही, कीमोथेरेपी से भूख मर जाती है, उल्टी मतली होती है, खाना टाइम पे खा नहीं सकता, जिस टाइम खाना खाने का टाइम आता है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको नोज़िया होता है, नहीं खा पाता। तो इस सूरत में हम अपने तमाम पेशेंट को मशवरा देते हैं कि आपने 3 टाइम नहीं खाना खाना, आप 6 टाइम खाना खा लें, 8 बार खा लें, 2-2 घंटे बाद थोड़ी थोड़ी डाइट ले लें, ताकि आपका सिस्टम चलता रहे, आपके अंदर कुछ ना कुछ जाता रहे। अगर हम 3 टाइम बैठ के पेट भर के खाना चाहेंगे तो नहीं खा पाएंगे। तो जब हम भूखे रहेंगे तो ऑब्वियसली कमजोरी, इम्यूनिटी डाउन, और फिर वही विशियस साइकिल चल पड़ेगा। सही। तो इसलिए तमाम कैंसर के पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी या किसी किस्म की ट्रीटमेंट पे होते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने डाइट प्लान को 3 खानों की बजाय 6 खानों में या 8 खानों में कन्वर्ट कर दे। मतलब कहने का ये है कि हर 2 से 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते रहें। लिक्विड डाइट है तो बना के रख लें, वो पीते रहें, और फ्रूट, सैलड, सब्जियां, इवन खाना भी खाना है तो 2 घंटे बाद थोड़ा सा खाना खा लें, उससे ये कि वो भूख भी मर जाएगी और एनर्जी भी मिलती रहेगी। तो इसलिए स्मॉल मील जिसे कहते हैं ना, स्मॉल मील्स का प्लान बना लें, एक लार्ज मील लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, जब इलाज मुकम्मल हो जाए और मरीज रिकवरी के फेज में हो तो दोबारा कैंसर से बचने के लिए तो उसकी ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए? बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसने सब कुछ खाना है और मुनासिब मिकदार में खाना है। हमारे कंसेप्ट है कि चिकनाई और घी बंद हो जाना चाहिए, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हम ये कहते हैं कि बाज़ार में मिलने वाला ऑयल जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन देसी घी आपके लिए कभी भी नुकसानदेह नहीं है। जैतून का तेल आपके लिए कभी नुकसानदेह नहीं है। आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें अपने खाने में, आप देसी घी का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा सब्जियां, फ्रूट कोई भी बुरी नहीं है, जो मौसम में मौजूद है सब्जी इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल करें मुनासिब मिकदार में, दालों का इस्तेमाल करें। बेसिकली रिकवरी फेज में कैंसर के पेशेंट के लिए कोई परहेज़ नहीं है। परहेज़ है तो आपको मैंने बताया कि ये जो ऑयल बाज़ार में मिलता है ये अच्छा नहीं है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड जिसे हम कहते हैं, प्रोसेस्ड फूड वो जो डब्बों में पैक फूड होता है, या फिर जिसमें आर्टिफिशियल कलर्स, जायके, या फिर उनको काफ़ी देर तक महफूज करने के लिए उसके अंदर जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं, ये चीज़ें बेसिकली हमारी सेहत के लिए, और ये आजकल बहुत आम है, ये बहुत आम है, इनसे कैंसर भी हो रहा है और ये बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है। तो हमें बेसिकली रिकवरी फेज में ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाना है। ऑर्गेनिक फूड का मतलब है जो कुदरती ग़िज़ाएं हैं, सब्जी, फ्रूट, देसी घी, जैतून का तेल, अंडा, मछली, गोश्त, ये सब चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं। और रिकवरी फेज में हमारे पेशेंट को आज़ादी होती है, उसका जो दिल करता है वो खा सकता है। सही। डॉक्टर साहब, हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि कैंसर डाइट क्या होनी चाहिए, तो सबके लिए एक ही चार्ट बना हुआ आ जाता है, मगर हमें ये समझ नहीं आता कि जिसको स्टमक कैंसर है और ब्लड कैंसर है, दोनों की ग़िज़ा एक कैसे हो सकती है। तो मेहरबानी फरमाकर छोटा सा मिनी डाइट प्लान बना दें, ख़ास तौर पर खून के मरीजों के लिए और फेफड़ों के लिए और मैदे के मरीजों के लिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तमाम पेशेंट्स के लिए एक डाइट प्लान नहीं हो सकता, हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मैदा और आंतों के कैंसर का। इसमें आपको पता है बराह रास्त आपका निज़ाम जो है मुतासर हो चुका होता है। यहाँ पर जब आप कोई डाइट ऐसी लेते हैं जो सख्त है या हजम होने वाली नहीं है जल्दी से, वो पेशेंट के लिए प्रॉब्लम कर देती है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। सबसे पहले तो ये कि इन पेशेंट्स के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हजम करना होता है, यहाँ पर पेशेंट को सेमी सॉलिड यानी कि नरम और जूद हजम ग़िज़ाएं लेनी है, जैसे उबले हुए आलू, उबले हुए चावल, खिचड़ी, दलिया, तमाम वो चीज़ें जो कि पेशेंट खाए और वो उसको हजम करने में प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़ें खाना बहुत अच्छी हैं। अब हम बात करते हैं क्या नहीं खाना। साफ ज़रा कि हम कोई भी रॉ फूड लेंगे, कच्ची सब्जियां जैसे कि गाजर, मूली, शलजम और गोभी के पत्ते खाए जाते हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं खाने। इन पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये वो गैस पैदा करेंगी, पेशेंट को ब्लोटिंग होगी और पेशेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसका निज़ाम चूंकि हजम नहीं कर रहा तो ये चीज़ें जो है जाकर अंदर प्रॉब्लम करेंगी। सही। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि पानी पीने का भी एक तरीकाकार होता है। हमारे कैंसर के पेशेंट्स पानी और खाना जब इकट्ठे लेंगे
तो वो यही प्रॉब्लम होगा कि हज़म नहीं होगा। और ऐसे पेशेंट को कैंसर के पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि उन्होंने खाने से या तो आधा घंटा पहले पानी पीना है या फिर आधा घंटा बाद पानी पिए, ताकि उनका जो खाना है वो सही तौर पे हज़म हो। पानी पीने से डाइल्यूट होकर जो निज़ाम स्लो होता है उससे हमने उनको बचाना है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे ब्लड कैंसर यानी खून के कैंसर के पेशेंट। इनके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम इम्यूनिटी होती है, क्योंकि इनके इम्यूनिटी के जो सेल्स जिनको हम वाइट सेल्स कहते हैं वो कम हो चुके होते हैं, न्यूट्रोपीनिया होता है, बहुत हाई रिस्क पर होते हैं कि इनको छोटी छोटी बात पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमने इनके डाइट प्लान में वो चीज़ें रखनी है जिनसे इनको जरासीम ना लगे, इनका पेट ना खराब हो, इनको इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमने लेना क्या है। सिंपल फार्मूला है, जो भी खाना है वेल कुक्ड, अच्छा पका हुआ। मिसाल के तौर पर अंडा खाना है वही पूरा पका हुआ हो, गोश्त खाना है गला हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ खानी है वो पकी हुई हो, और बासी यानी कि पुरानी घर में बनी हुई कोई भी चीज़ है वो इन लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी। सही। दूसरे नंबर पे आते हैं हमने खाना क्या है, खाना नहीं क्या नहीं खाना हमने। तो हमने वो तमाम चीज़ें छोड़ देनी है जिनके छिलके नहीं हम उतार सकते, क्योंकि जब हम धोते हैं तो बाज़ का फ्रूट या सब्जी सही तौर पर धुलती नहीं है, तो उसका छिलका जो है वो उसके अंदर जरासीम होते हैं और वो इन पेशेंट के लिए नुकसानदेह है। जैसे कि आप गाजर के ऊपर से छिलका नहीं उतार सकते, अमरूद के ऊपर से छिलका नहीं उतार सकते, खजूर के ऊपर से, ये इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं उनके ऊपर से हम छिलका नहीं उतार सकते। ये चीज़ें हमारे इन पेशेंट्स के लिए आप कह सकते हैं कि जहर है, क्योंकि इसके साथ उनका पेट भी ख़राब हो सकता है, उनको इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब हम आते हैं कि फिर इनमें से चीज़ें कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो तमाम फ्रूट और सब्जियां जिनके छिलके उतर सकते हैं। मिसाल तौर पर मैंने पहले बताया था माल्टा, तरबूज, खरबूजा, केला, इन सब के छिलके उतर सकते हैं। ये हमारे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है, बस ध्यान ये रखते हैं कि ये गले हुए ना हो। ठीक है। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल हमने ज़्यादा करना है, और अगर पानी नहीं पिया जा रहा तो इसमें मैं आपको मिसाल दूंगा कि आप कोकोनट का पानी, नारियल पानी पी लें, ठंडा होता है, आपके स्टमक की एसिडिटी को कम करेगा जी। और पानी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होगा। और वैसे भी कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है इम्यूनिटी के लिए। सही। तीसरे नंबर पे हम आते हैं फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों के पेशेंट, कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर सांस बड़ी जल्दी फूलता है, इससे उनकी कैलोरीज बड़ी ज़ाया होती है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं, उनका एनर्जी लेवल कम हो रहा होता है। तो हमने इनको ऐसी चीज़ें देनी है कि जिनको खाने से उनकी कैलोरीज पूरी हो जाए, उनको ज़्यादा पेट भर के खाना ना पड़े, उनको कोई गैस या ऐसा प्रॉब्लम। देखिए जब गैस होती है तो स्टमक जो है ऊपर की तरफ उठता है, क्योंकि पेट की गैस पुश करती है। उससे क्या होगा कि लंग्स जब ऊपर की तरफ फेफड़े जाते हैं तो इन पेशेंट को घुटन महसूस होती है। इसलिए फेफड़ों कैंसर के अक्सर पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब खाना खाते हैं ना तो गैस ऊपर उठती है, दम घुटता है मेरा। तो हमने तमाम वो चीज़ें इनकी डाइट में से निकाल देनी है जो कि ब्लोटिंग या पेट में गैस पैदा करती हैं। जिसमें आप देख लें, मैंने पहले बात की है, शलजम बड़ा रिनाउंड है, मूली का इस्तेमाल, इस तरह की तमाम चीज़ें छोड़ दें। जैसे आम लफ्ज़ों में लोग कहते हैं बादी चीज़ें छोड़ दें। बादी वो चीज़ होती है जो गैस पैदा करती है, आप वो ना खाएं ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। और फिर इन पेशेंट्स को बिठाकर इनको छोटे छोटे मील्स दें, आराम से खिलाएं, ताकि इनका सांस ना फूले और ये अपनी जो खुराक है वो पूरी कर सकें। सही। अब बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।